पिछली कक्षा में हम लोग बात कर रहे थे रिवॉल्यूशनरीज का, क्योंकि ये सारी बातें जो है आप लोगों को पढ़ना है। आप लोगों के कक्षा 5 के सामाजिक अध्ययन के तहत आने वाले पीएसबीआई के पाठ्यक्रम और पारस प्रकाशन पुस्तक के अनुसार अध्याय संख्या 17, जिसमें इंडिया विंस फ्रीडम के तहत आप लोगों को ये सारी चीजें पढ़नी है। और पिछले कुछ कक्षाओं के माध्यम से हम लोग इस अध्याय में बहुत सारी चीजों को कवर कर चुके हैं, बहुत सारे टॉपिक, बहुत सारे विषयों को हम लोगों ने देखा है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे रिवॉल्यूशनरीज का, क्योंकि यही टॉपिक वो है जहां पर हम लोगों ने पिछली कक्षा को विराम दिया था। तो बात करते हैं हम लोग रिवॉल्यूशनरी का। तो हम लोगों ने देखा था पिछली कक्षा में अंतिम में कि रिवॉल्यूशनरी वो लोग होते हैं, वो लोग कहलाते हैं क्रांतिकारी, जिनको हिंदी में कहा जाता है। ये वो लोग होते हैं जो हिंसात्मक तरीके से हिंसा का जवाब देना चाहते हैं। इनकी विचारधारा हिंसात्मक होती है, हिंसा के खिलाफ। ये नहीं कि ये हिंसात्मक होते हैं, ये हिंसा का जवाब हिंसात्मक तरीके से देने की प्रवृत्ति रखते हैं, का सोच रखते हैं, इसलिए ये लोग रिवॉल्यूशनरी कहलाते हैं, ये लोग क्रांतिकारी कहलाते हैं। जबकि एक विचारधारा यह होती है जो कहता है कि हिंसा चाहे कितना भी हो जाए, हमें अहिंसात्मक रहना है, हमें अहिंसा से ही जवाब देना है। कोई अगर पत्थर मार रहा है तो आप उसे फूल दें, कोई अगर आपको एक गाल पर थप्पड़ मार रहा है तो आप कहें कि नहीं दूसरे गाल पर भी थप्पड़ मार लो। ये सारी चीजें जो है ये अहिंसात्मक सोच है, और एक जो सोच है जो इसके विपरीत है वो हिंसात्मक सोच है। अहिंसात्मक के उदाहरण गांधी जी थे, तो हिंसात्मक के उदाहरण यहाँ पर जो नाम हम लोगों ने पिछली कक्षा में अंतिम में देखा था, चाहे वो भगत सिंह की बात हो, चंद्रशेखर आजाद, अशफाकुल्ला खान, सुखदेव थापर, बटुकेश्वर दत्त, राजगुरु, शिवराम, राम प्रसाद बिस्मिल और जतिन प्रसाद जैसे लोग जो हैं ये हिंसात्मक विचारधारा से आते हैं, यानी कि हिंसा का जवाब हिंसा से देना चाहते हैं, जानते हैं, या फिर वही सोच रखते हैं। हिंसात्मक का मतलब ये नहीं है कि हिंसा करना चाहते हैं, हिंसात्मक का मतलब ये है कि हिंसा का जवाब हिंसात्मक तरीके से, हिंसा का उत्तर हिंसात्मक तरीके से देने की सोच रखते हैं। आगे इन 1926 वर्ष 1926 में क्या होता है? ब्रिटिश मेड सर्टेन चेंजेस इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया एज लॉ एंड ऑर्डर वाज डिफिकल्ट टू हैंडल। अब 1926 यानी कि कुछ ऐसा वर्ष आ जाता है, या फिर कुछ ऐसे घटनाक्रम हो जाते हैं जहां पर अब अंग्रेजों को लगता है कि अब ये भारतीय जो हैं ये ज्यादा उग्र होते जा रहे हैं, ये अपने स्वतंत्रता के प्रति ज्यादा वफादार और ज्यादा आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो अब कुछ बदलाव करना होगा हमें नियम और कानून में, ताकि इनको सही तरीके से हैंडल किया जा सके, इनको सही तरीके से नियंत्रित किया जा सके, इन भारतीयों को सही तरीके से नियंत्रित किया जा सके, चाहे वो क्रांतिकारी वाले हों चाहे वो शांति वाले हों। दोनों को नियंत्रित करने के लिए अंग्रेजों ने अपने नियम और नीति में कुछ बदलाव किए। सो दे सेंट अ कमीशन अंडर सर साइमन टू इंडिया। इसलिए इन्होंने एक आयोग बनाया, और उस आयोग का नाम साइमन कमीशन, साइमन आयोग इसलिए पड़ा क्योंकि इसकी अध्यक्षता अंग्रेजों ने सर जॉन साइमन को दी। सर जॉन साइमन को प्रेसिडेंटशिप यानी कि अध्यक्ष बनाकर इन्होंने एक आयोग का गठन किया और कहा कि आप लोग देखो कि अब भारत में कैसे कुछ नियम और कानून में बदलाव करके इन्हें नियंत्रित किया जा सकता है, क्योंकि ये लोग तो और ज्यादा उग्र होते जा रहे हैं, और ये तो अब रिवॉल्यूशनरीज भी आ गए। पहले तो गांधी जी थे जो बस कितना भी थप्पड़ मारो वो गाल बढ़ा रहे थे, लेकिन अब ये लोग तो हमारे गाल पर थप्पड़ मारने वाले आ गए हैं, और 22 को मार भी दिए, चौरी चौरा में 22 पुलिसकर्मी को मार भी दिए। तो अब तो बात ऐसे नहीं बनेगी, इसलिए अंग्रेजों ने सर जॉन साइमन को अध्यक्ष बना के, अंग्रेजी में कहें तो प्रेसिडेंट बनाकर, एक आयोग, अंग्रेजी में कहें तो कमीशन का गठन किया, ताकि वो देखे भारत की उस समय की वर्तमान स्थिति, तत्कालीन स्थिति को देखे और तत्काल तरीके से एक राय दे, एक नया नियम कानून बनाए, ताकि उससे भारतीयों को अच्छे तरीके से नियंत्रित किया जा सके। He was sent to investigate what was wrong so that new changes could be implemented। अब ये जो सर जॉन साइमन है, ये अंग्रेज इंग्लैंड से भारत आता है, या फिर कहे तो भारत इसको भेजा जाता है ताकि ये भारत में जाकर देखे कि कौन कौन सी चीजें जो है कैसे कैसे चल रही है और उसमें क्या क्या बदलाव की जरूरत है। क्योंकि
पहले ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पर नियंत्रण किए हुए था। वर्ष 1857 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा कि अब अंग्रेज सरकार जो है वो भारत को नियंत्रित करेगा, वहां की जो महारानी है वो भारत को नियंत्रित करेगी, क्योंकि 1857 के बाद बहुत सारे व्यापक बदलाव हो गया, क्योंकि भारत का पहला फ्रीडम स्ट्रगल औपचारिक तौर पर शुरू हो गया, जिसे हम लोग कहते हैं इंडियन म्यूटिनी या फिर सेपोई म्यूटिनी। तो सर जॉन साइमन भारत आया और भारत आकर उसने इन्वेस्टिगेट किया, उसने जांच पड़ताल किया और देखा कि क्या क्या चीजें बदलाव करने की जरूरत है, क्योंकि उसे आदेश था अपने ऊपर से। एज देयर was not even a single Indian on the commission, the people greeted the commission with black flag and shouted Simon go back। चूंकि इस आयोग में, इस कमीशन में एक भी भारतीयों को शामिल नहीं किया गया था। इस आयोग में टोटल कुल 7 लोग थे, 7 में से एक भी भारतीय नहीं था, सब अंग्रेज, सब इंग्लैंड वाला था। इसलिए जब वो भारत आया, साइमन और साइमन के साथ जो आयोग के लोग भारत आए, उन लोगों को भारतीयों के द्वारा उन लोगों का बहिष्कार किया गया और कहा गया कि तुम लोग वापस जाओ। साइमन गो बैक का नारा दिया गया, साइमन वापस जाओ। साइमन कमीशन वाले जो जॉन साइमन आए थे, जो सर जॉन साइमन और कुछ लोगों के साथ भारत आया था, भारत को इन्वेस्टिगेट करने और चेंज करने के लिए नियम और कानून में, उसको भारतीयों ने कहा कि नहीं, तुम वापस जाओ, क्योंकि तुम्हारे आयोग में तो एक भी भारतीय यानी कि हम लोग तो हैं ही नहीं, तो तुम लोग तो अपने तरीके से नियम कानून बनाओगे। अभी तक तो जैसे बनाते आए हो वो तो दिखता ही रहा है, और आगे क्या होगा वो सब समझ में आ रहा है, इसलिए वापस जाओ। तो साइमन गो बैक का नारा भारतीयों के द्वारा दिया गया उस समय, ताकि इस चीज का बहिष्कार किया जाए, पुरजोर बहिष्कार किया जाए। आगे लिखा हुआ है, इन वन सच प्रोटेस्ट Lala Lajpat Rai was very badly injured in a लाठी चार्ज because of which he died after a few days। और ऐसे ही एक प्रोटेस्ट में लाला लाजपत राय का निधन हो जाता है, क्योंकि वो लाठी चार्ज, अंग्रेजों के द्वारा जो लाठी चार्ज होता है, जो ये लोग विरोध प्रदर्शन करते हैं उस पर अंग्रेजों के द्वारा जो लाठी चार्ज होता है, उसमें भारतीय क्रांतिकारी लाला लाजपत राय को बुरी तरीके से चोट लगता है, जख्मी हो जाते हैं, और उसी जख्म और उसी चोट के कारण से कुछ दिन के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है लाला लाजपत राय का। On 8th April 1929, Bhagat Singh and Batukeshwar Dutt exploded 2 bombs on the floor of the Central Assembly। और इसके बाद, यानी कि लाला लाजपत राय के निधन के बाद, के मृत्यु के बाद, कहें तो के हत्या के बाद, वर्ष 1929 के 8 अप्रैल को उनके अनुयायी या फिर कहें तो उनके द्वारा बनाए गए कॉलेज के विद्यार्थी, जो उनको अपना गुरु मानते थे, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, इन लोगों ने उस सेंट्रल असेंबली, अंग्रेजों के एक केंद्रीय सभा पर बम फेंका, 2 बम फेंका, ताकि इससे वो अपने गुरु यानी कि भगत सिंह अपने गुरु लाला लाजपत राय के मौत का, के हत्या का बदला ले सके। इसके लिए भगत सिंह और भगत सिंह के कुछ साथी, जिसमें बटुकेश्वर दत्त का नाम आता है, और भी अलग अलग लोग थे, उन लोगों ने बम प्लान किया और इन्होंने सेंट्रल असेंबली पर 8 अप्रैल 1929 को बम फेंक दिया, सेंट्रल असेंबली जहां पर अंग्रेज थे, क्योंकि इनका लक्ष्य था कि अपने भगत सिंह का गुरु, भगत सिंह लाला लाजपत राय को अपना गुरु मानते थे, क्योंकि लाला लाजपत राय के द्वारा बनाए गए महाविद्यालय में ही, पंजाब में, उसी महाविद्यालय में भगत सिंह ने अपनी उपाधि ली थी। वहीं पर भगत सिंह शुरू में पढ़ाई किए थे, अपना कॉलेज लाइफ उन्होंने वहीं से शुरू किया था। इसलिए लाला लाजपत राय भगत सिंह के टीचर थे, के गुरु थे, और भगत सिंह को दिखा कि नहीं, उनके गुरु की हत्या कर दी गई है, तो उन्होंने एक प्लान बनाया और उसमें अपने साथी बटुकेश्वर दत्त और कुछ लोगों को लिया और सेंट्रल असेंबली पर, यानी कि केंद्रीय सभा पर, अंग्रेजों के केंद्रीय सभा पर बम फेंक दिया 8 अप्रैल 1929 को। दे मेड नो अटेम्प्ट टू एस्केप, और उन्होंने बचने की भी और भागने की भी कोई प्रयास नहीं की, क्योंकि उन्हें तो गर्व था कि हमने जो किया है वो बहुत अच्छा किया है, भागना किस बात का है, और बोलो तो और फेंकते हैं। भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव वेयर सेंटेंस टू डेथ। अब भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को वहां पर पकड़ लिया जाता है और उन्हें फांसी की सजा सुना दी जाती है। जतिन
दास डाइड इन अ जेल आफ्टर कीपिंग अ फास्ट फॉर मेनी डे। और जतिन दास जो कारागार में जाते हैं, वो चूंकि वहां पर आमरण अनशन यानी कि भूख हड़ताल पर बैठ जाते हैं, और उसी भूखे होने के कारण से, भूख हड़ताल के कारण से उनकी कुछ दिन के बाद मृत्यु हो जाती है जेल में ही। मेनी रिवॉल्यूशनरी लेड डाउन देयर लाइफ फॉर देयर मदरलैंड। और बहुत सारे क्रांतिकारी, ऐसे बहुत सारे क्रांतिकारियों ने अपना जीवन अपने जन्मभूमि, अपने मातृभूमि पर न्यौछावर कर दिया, क्योंकि उन्होंने देखा कि नहीं, अभी हमें अपना नहीं, अपने देश को आगे बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि हमारा देश जो है वो एक बहुत बड़ी बीमारी में फंसा हुआ है, गुलामी की बीमारी में फंसा हुआ है। इसलिए अगर हमारा देश रहेगा तो हम रहेंगे। इसलिए उन्होंने सोचा कि नहीं, अपना नहीं, पहले अपने देश को बचाओ, और उसमें उन्होंने अपना आहुति दे दिया, देश के लिए अपना बलिदान दे दिया, जिसमें बहुत सारे नाम हम लोगों ने देखा। आगे बढ़ते हैं। इन 1929 वर्ष 1929 में द कांग्रेस सेशन वाज हेल्ड एट लाहौर। कांग्रेस का जो सेशन था, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारत की ग्रैंड ओल्ड पॉलिटिकल पार्टी, भारत की पहली आधिकारिक राजनीतिक दल का एक सेशन की एक सभा जो है वो लाहौर में होती है वर्ष 1929 में। लाहौर जो अभी पाकिस्तान में है, वर्ष 1929, यानी कि उस समय भारत और पाकिस्तान वन इंडिया था, यानी कि एक भारत एक ही था, तो लाहौर उस समय भारत का हिस्सा था। तो वर्ष 1929 में कांग्रेस सेशन जो है वो लाहौर में होता है। इन दिस सेशन का मतलब है सभा। इन दिस सेशन द लीडर डिक्लेयर्ड कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज एज इट्स डिमांड। और इस सभा में लोगों ने एक नीति और बहुत सारी नीति, बहुत सारे प्लान बनाए, और उसमें से सबसे बड़ा प्लान और सबसे बड़ा जो डिक्लेरेशन था, सबसे बड़ा जो घोषणा था, वो ये था कि अब हमें पूर्ण स्वराज, यानी कि अंग्रेजी में कहें तो कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग करनी है। अंग्रेजों से नहीं मिलेगा तो उसके लिए अपना बलिदान देना है, लेकिन अब मुझे पूर्ण स्वराज चाहिए। अब भारतीयों को पूर्ण स्वराज, अंग्रेजी में कहें तो कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। ये सारी बातें वर्ष 1929 के लाहौर वाले कांग्रेस सेशन में हुआ, और लाहौर उस समय भारत का हिस्सा था। आज अगर देखेंगे तो ये पाकिस्तान में चला गया। द लीडर प्लेडेड द पीपल नॉट टू रेस्ट अंटिल दे अचीव्ड कंप्लीट इंडिपेंडेंस। और ये जो नेता हैं, इन्होंने लोगों को कहा, लोगों से गुजारिश की, लोगों से अपील की, लोगों को कहा कि आप लोग तब तक लड़िए जब तक हम लोगों को पूर्ण स्वराज न मिल जाए, यानी कि अब कंप्लीट इंडिपेंडेंस ही हम लोगों का लक्ष्य होना चाहिए। वो ले लेंगे, उसके बाद हम लोग आराम करेंगे। अगर उसमें हम लोग को बलिदान देना पड़े, अपना जीवन भी खत्म कर देना पड़े, न्यौछावर कर देना पड़े, तो कर देंगे। और ये सारी बातें जो है लाहौर सेशन के बाद हुई, और लोग और नेताओं ने, जो लाहौर सेशन के नेता थे, कांग्रेस वाले जो थे, उन्होंने आम जनता से ये गुजारिश की, आम जनता से ये कहा, अनुरोध किया कि अब आप लोग चलिए पूर्ण स्वराज के लिए, अब हम लोग को पूर्ण स्वराज से कम कुछ नहीं चाहिए, अब बहुत हो गया। गांधी जी लॉन्च्ड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत भी की। सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था? तो यह, इसे हम लोग साल्ट मूवमेंट भी कहते हैं, इसे हम लोग नमक आंदोलन भी कहते हैं। यहां पर क्या हुआ कि अंग्रेजों ने भारत के लोग जो नमक का उत्पादन कर रहे थे, उस पर इन्होंने प्रतिबंध लगा दिया और कहा कि भारतीय नमक का उत्पादन नहीं करेंगे। अगर वो करते भी हैं तो हमारे नियंत्रण में रह के करेंगे, और बाकी अगर वो स्वयं करते हैं तो उन्हें हम लोग प्रतिबंधित करते हैं, वो जेल जाएंगे, कारागार में जाएंगे। यानी कि नमक पर, नमक के उत्पादन पर प्रतिबंध अंग्रेजों के द्वारा लगा दिया गया, जिसके बाद गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। और भी हम लोग बात करेंगे इसमें कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में क्या हुआ, और भी कौन कौन सी बातें आई इंडिया विंस फ्रीडम के तहत। ये सारी बातें और भी होनी बाकी है। ये सारी बातें अब हम लोग अगली कक्षाओं में करेंगे। इस कक्षा को देते हैं यहाँ पर विराम और मिलते हैं अगली कक्षा में।